हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आप लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग तेज़ी से जुड़ जाएं। मैं आप सभी को समझा रहा था अकबर महान के बारे में। अकबर महान टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। यद्यपि कुछ लोगों को आपत्ति है इस बात पर, उनका मानना है कि अकबर महान नहीं था, बट जो कुछ लिखा जा चुका है सिलेबस में वो तो जानना ही पड़ेगा, वही पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो एक बार क्लियर कर दें, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? यदि आप मुझे सुन पा रहे हों तो कमेंट में एक बार यस लिख दें। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है, बहुत अच्छे। आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए, अकबर के कार्य तो आप लोग देख चुके हैं। अब अकबर के जो कुछ कार्य बचे हुए थे अभी, उसको भी समझ लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़कर बात करेंगे अकबर के नालायक बेटे जहांगीर या सलीम के बारे में। तो मैंने आपको समझाया कि अकबर ने बहुत से कार्य किए। अकबर ने भारत के लोगों को मिला-जुला करके शासन किया, सुलह कुल नीति का पालन किया, जनता के टच में आने के लिए झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी व्यवस्थाएं शुरू किया, आय का प्रबंध करने के लिए आईने दहसाला शुरू किया और साथ ही साथ जमीन कितने प्रकार की है ये पता लगवाया, किसान कितने प्रकार के हैं ये पता लगवाया। अपनी सैन्य व्यवस्था सुधारने के लिए मनसबदारी व्यवस्था शुरू की, जगह-जगह पर किले बनवाए, बहुत सारी स्थापत्य कला के बहुत सारे कार्य उसने किए। इसके साथ ही अकबर ने बहुत सारी किताबों का फ़ारसी में अनुवाद कराया, राम और सीता जी का चित्र अपने सिक्कों पर छापा, एक नया धर्म शुरू किया, भारत के कई क्षेत्रों पर आक्रमण करते हुए ना सिर्फ मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया, बल्कि मुगल साम्राज्य जो उसे विरासत में मिला, अकबर ने उस साम्राज्य को और बढ़ा दिया। तो साम्राज्य भी बढ़ाया, साम्राज्य को अस्थायित्व भी प्रदान किया। यही बातें हम और आप पढ़ रहे थे, है ना? तो चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी कोई विद्वान व्यक्ति होता है, तो विद्वानों का सम्मान करता है। अकबर पढ़ा-लिखा नहीं था, फिर भी विद्वान था, विद्वानों का सम्मान करता था। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे और नवरत्नों में एक तो अबुल फजल थे। अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा, है ना? एक तो अबुल फजल थे। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि महाराणा प्रताप और अकबर से लड़ाई होती थी, बहुत दिनों तक लड़ाई हुई। महाराणा प्रताप हार मानने को तैयार नहीं थे और अकबर पीछे हटने को तैयार नहीं था। इकलौता यही उदाहरण है जिसकी वजह से अकबर को महान कहने में लोग हिचक महसूस करते हैं। महाराणा प्रताप ऐसा क्या कर रहे थे कि बार-बार अकबर को अटैक कर करके राजपूतों का खून बहाने का शौक लगा हुआ था। और यदि अकबर बार-बार ऐसा कर रहा है, तो फिर उसकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि बेवजह रक्त बहाने का मतलब ये है कि फिर कैसे कहा जाएगा कि आप वास्तव में दिल से अच्छे हैं। हो सकता है आप राजनीतिक हित को देखते हुए अच्छाई दिखा रहे हैं। एक समय पर जैसे अंग्रेज भारत में किया करते थे, दिखाते थे कि हम बहुत सभ्य लोग हैं। हम ईसा मसीह का शांति संदेश दुनिया में पहुँचा रहे हैं, दुनिया को सभ्य बना रहे हैं। और इनसे ज़्यादा सभ्य और बर्बर कौन था? बताइए। आप किसी देश के लोगों को गुलाम बना करके बैठे हुए हैं, आप मानव अधिकारों को कुचल रहे हैं, तो ये कौन-सी सभ्यता का पाठ है और ये कौन-सी सभ्यता होती है? तो समस्या ये है कि जब आप बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो आपको महान कहा जा सकता है। जैसा कि एक समय पर अशोक था। बट अकबर के बारे में महान कहना तो कुछ लोगों को, जैसा कि मैंने कहा, आपत्ति है, बट फिर भी महान कहा जाता है। 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़े थे। अच्छा देखो, इस बात पर भी आपत्ति है। कुछ लोगों का ये मानना है कि महाराणा प्रताप जो है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो महाराणा प्रताप थे, अ, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे। अच्छा, ऐसा अभी तक किताबों में लिखा भी गया था, लेकिन वर्तमान समय में इस बात पर भी आपत्ति है। बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि महाराणा प्रताप जो है,
वो हल्दी घाटी के युद्ध में जीते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में जीते थे। हाँ, बिल्कुल इतिहास सही से नहीं लिखा गया है, कुछ इस तरह की समस्याएँ तो हैं। तो कहने का आशय ये है कि अच्छा हुआ क्या था थोड़ा-सा समझ लीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, बहुत पुराने समय से कहा जाता है प्राचीन काल से कि जब तक आप हथियार रखकर हार नहीं मान लेते, तब तक आप हारे नहीं हैं। वैसे मैं इसे दिखा रहा हूँ तो ये भी अब विद्वान लोगों का हथियार तो यही है, इसलिए मैं बार-बार यही दिखाता हूँ, है ना? बट वहाँ बात तलवारों की है, तोप की है, बंदूक की है। जब तक आप हथियार रखकर हार नहीं मान लेते, आप हारे नहीं हैं। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, राजपूतों से टक्कर थी अकबर की। ऐसे में अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी। बट आप तो जानते हैं छोटी सी राजपूत सेना बड़ी से बड़ी सेना पर भारी पड़ती थी। बट कंडीशन कुछ ऐसी थी कि राणा प्रताप की सेना जो है वो लड़ तो रही थी, बट राणा प्रताप के एक मित्र थे राणा झाला। उनको शक हुआ कि कहीं राणा के प्राण संकट में ना आ जाएं। युद्ध बहुत भयानक चल रहा था। जब कोई शासक मारा जाए तो समझिए कि युद्ध वहीं पर फाइनल हो गया। राजा ही मारा गया तो युद्ध समाप्त। राणा झाला ने राणा से ये कहा, राणा प्रताप से कहा कि आप यहां से निकल जाइए और शक्ति अर्जित करके फिर आक्रमण किया जाए, क्योंकि दुश्मन की सेना के बीच में घिर करके अपने प्राण त्यागना, ये कुछ लोग बहादुरी मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। मैं आपको बताऊं भारत का एक बहुत बड़ा फॉल्ट, भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी गलती, जो दुनिया से लोग आए थे भारत में, वो लड़ते थे, लेकिन सावधानी के साथ उनको अपनी जान भी बचाना होता था, जीतना भी होता था। भारत के लोग जब लड़ते थे तो फिर ये सोच करके लड़ते थे कि मर जाऊंगा या मार दूंगा। सिर्फ जीत के बारे में क्यों ना सोचा जाए, प्राण क्यों दिए जाएं। अब ऐसे आप समझो जैसे मान के चलो कोई विदेशी आक्रमणकारी है, वो तलवार लेके आ जाए, सामने 4-5 भारतीय आ जाएं और वो बंदूक के साथ हों, तो जो तलवार के साथ विदेशी होगा तुरंत तलवार फेंक के भाग जाता। वो तुरंत के तुरंत तलवार फेंक के भाग जाता। बट यही कंडीशन आप उल्टी कर दो, भारतीय तलवार के साथ खड़ा है, विदेशी 5 आ गए और पांचों बंदूक के साथ है। भारतीय वहीं का वहीं तलवार रख के तुरंत एटीट्यूड के साथ बोलता, क्या समझते हो मौत से डरता हूं मैं, यहीं का यहीं खड़ा रहूंगा, मारो गोली, 1 इंच नहीं हिलूंगा, और यहां मत मारना, यहां मत मारना, यहां मारना, मर्द का बच्चा हूं तब शहीद होऊंगा। आप बताइए, ऐसे इमोशन से आप बहादुरी साबित करना चाहते हैं तो ये बेवकूफी है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है तो दिमाग लगा कर लड़ो, जान देने की क्या आवश्यकता है। यदि स्थिति आपके विपरीत लग रही है तो वहां से चले जाओ। ऐसे समय में भागना या चले जाना कायरता नहीं है, समझदारी है। फिर आप शक्ति अर्जित करके फिर अटैक करो। मैं आपको बताऊं, महाराणा प्रताप बहादुर भी थे, दिमागी भी। उन्हें पता था कि अभी 2 कदम पीछे हटकर फिर अटैक करना है। और याद रखना, अगर एक शेर 2 कदम पीछे हट जाए, पीछे हटना नहीं कहते उसे, वो और घातक तरीके से अटैक करेगा। महाराणा प्रताप 2 कदम पीछे हटे थे, फिर से शक्ति अर्जित करके फिर अटैक करना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम तक महाराणा प्रताप मुगलों की सेना को सैकड़ों बार हराते रहे, सैकड़ों बार हराया उन्होंने। गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, अटैक करते थे, दुश्मन की सेना को हरा के चले जाते थे। ये महाराणा प्रताप का गुरिल्ला युद्ध है। कल को यही गुरिल्ला युद्ध शिवाजी अपनाएंगे, और उस समय के भारत के सबसे ताकतवर शासक, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में से था औरंगजेब, उसकी हालत खराब करके रख देंगे। महाराणा प्रताप जब तक गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, इन्होंने चाबंद अथवा छावंद को राजधानी बनाकर 1597 ईस्वी तक युद्ध किया था। आप सोच भी नहीं सकते महाराणा प्रताप कर क्या रहे थे। अकबर का मतलब था इतने बड़े क्षेत्र का शासक, महाराणा प्रताप का मतलब इतने बड़े क्षेत्र का शासक, फिर भी कभी हार नहीं माने। तो आप समझ सकते हैं जीता कौन और हारा कौन। अब तक तो राणा प्रताप के बारे में राजस्थान के सिलेबस में चर्चा हो रही थी, क्लियर नहीं कर सकता मैं। ये चर्चा थी कि अब सिलेबस में ये लिखा जाएगा कि राणा प्रताप जीते थे हल्दी घाटी में, ना कि अकबर। अच्छा, राणा प्रताप का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राणा प्रताप का एक मुस्लिम कमांडर था, उसका नाम पूछा जाता है, नाम था हकीम खान, नाम था हकीम खान। और महाराणा प्रताप के अगेंस्ट जिसको अकबर यूज कर रहा था, उनका नाम था मानसिंह। ये मुख्य सेनापति थे।
एक बार अकबर ने इनको भेजा भी था कि जा करके महाराणा प्रताप से बोलो कि हमारा नियंत्रण स्वीकार कर ले, हमारे अधीन आ जाएं। मानसिंह गए, राणा ने इनका बड़ा स्वागत किया, अच्छा भोजन कराया, बट साथ में बैठ के भोजन नहीं किया। मानसिंह ने कहा आप साथ में बैठ के भोजन क्यों नहीं कर रहे? महाराणा प्रताप ने कहा साथ में उसके बैठा जाता है जो बराबर का हो। आपने तो अपना ब्लड ही अशुद्ध कर दिया। मुगलों से अपनी परिवार की महिला की शादी करके अपने खून ही अशुद्ध कर दिया। हम राजस्थान के राजपूतों का जो ब्लड था वो बड़ा श्रेष्ठ था। अब आप हम लोगों के बराबर की रहे कहां जो आपके साथ बैठ के भोजन करूं? मान सिंह बोल करके गए थे कि इस अपमान का बदला लिया जाएगा और फिर मान सिंह ने मुगल सेना के साथ अटैक कर दिया और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ऐसे में क्या हुआ कि ये अकबर के बारे में कुछ बातें थी। अकबर के दरबार में कुछ चित्रकार भी रहा करते थे, मुकुंद लाल, दसवंत और बसावन नाम के। और अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, नवरत्न रहा करते थे। और उन नवरत्नों की बात करने चल रहा हूं मैं, नवरत्नों की बात करने चल रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा नवरत्नों में कौन कौन शामिल था। अच्छा, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, देख लूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर कमेंट पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, अपना ही इमोशनली इतिहास पढ़ाते चल रहे हैं। तो आप लोगों का कमेंट भी देख लूं मैं। आईएएस विक्रांत जी लिख रहे हैं वाव सर। अच्छा, आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जगदीश दुबे जी लिख रहे हैं सर तब राणा प्रताप हारे तो हल्दी घाटी के आसपास उनके सिक्के क्यों चल रहे थे? मैं कहाँ कह रहा हूँ राणा प्रताप हार गए, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि राणा प्रताप जीते थे। भारतीय इतिहास में बस विदेशी आक्रांताओं का ही वर्णन किया गया है, उसका एक बड़ा कारण है। दरअसल जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे वो भारत की जो पुस्तकें होती थी, भारत के राइटर्स जो कुछ लिखते थे वो उसे नष्ट कर दिया करते थे। और नष्ट करने के साथ साथ जैसे आपको याद होगा बख्तियार खिलजी नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जला दिया। ऐसे ही क्या है कि फिर वो अपनी प्रशंसा लिखते थे, बल्कि लिखवाते थे। वो जानते थे कि जब पुस्तकें हमारी प्रशंसा में लिखी जाएंगी तो फिर हमारी ही प्रशंसा होगी, और ऐसा बहुतों ने किया। जैसे हिटलर नाम सुना होगा आपने, वो अपनी प्रशंसा में लिखवाता था बहुत कुछ। अंग्रेजों ने अपनी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा। भारतीय अपनी प्रशंसा में कुछ नहीं लिखते थे, हम लोग बहुत अलग टाइप के लोग थे। हम लोग अपनी प्रशंसा न करते थे, न किसी से सुनते थे कि अहंकार ना हो जाए, बहुत विनम्र लोग। आज भी अभी देखो किसी की कोई प्रशंसा करने लगे तो सामने वाला सकुचा जाता है कि नहीं, अरे जाने दीजिए सर, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आपकी महानता है कि आप हमारा वर्णन कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि ऐसे में अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। एक नवरत्न है अबुल फजल, इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। एक नवरत्न है फैजी, फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान, और आगरा में जो अनुवाद विभाग बना था उसके प्रमुख थे ये। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, अबुल फजल और फैजी दोनों सगे भाई थे। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक, और वैसे भी जिनके दो दो बेटे अकबर जैसे शासक के दरबार में हों, वो मुबारकबाद का हकदार तो है ही। इतने टैलेंटेड, इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनके। ये ऐसे ही हैं जैसे महावीर सिंह फोगाट जी, आपने दंगल मूवी ये देखी हो, आप देखें जितनी बेटियां हैं, उन्होंने इस तरीके से लड़ना सिखाया कि आज देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करके आती हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी है जो शेख मुबारक है, उनके दो बेटे थे, दोनों नवरत्न थे। और शेख मुबारक जो है अकबर का जो मजहरनामा था उसके प्रमुख थे, ये उसके प्रमुख थे। अच्छा, रहीम भी नवरत्नों में शामिल थे। इनकी भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा के बहुत बड़े कवि। एक बात और क्लियर समझ लीजिए, यही समय है जब भारत में हुआ करते थे तुलसीदास, जिन्होंने अवधी में रामायण लिखी। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के होंगे, बल्कि यूपी के ही होंगे, आप लोग उत्तर प्रदेश के ही होंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी गांव में कहीं ना कहीं तो रामचरितमानस लाउड स्पीकर लगा के चलता ही रहता है। ये तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस की चर्चा की। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, आप लोग लेक्चर पर, अच्छा विकास सिंह कादीपुर सुल्तानपुर से, अच्छा कादीपुर से तो मैं भी हूँ।
कादीपुर से मैं भी हूँ। आप में से कुछ लोग अच्छा इस समय अच्छा। तो सर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी आप ही लेंगे? बेटा मॉडर्न हिस्ट्री वैसे आप लोगों को तिवारी सर पढ़ा चुके हैं और फिर भी हो सकता है क्रैश कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री का मैं लूँ आपके पीसीएस एग्ज़ाम से पहले। तो हाँ, बिल्कुल रामचरितमानस उत्तर प्रदेश में किसी न किसी गाँव में अक्सर होता ही रहता है और चलिए ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों के डाउट अभी थोड़ी देर बाद लूँगा मैं, थोड़ी देर बाद लूँगा। तो ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। अभी सुनिए मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अकबर के दरबार में रहीम थे और इसी टाइम पर हुआ करते थे तुलसीदास, मतलब अकबर के ही समकालीन थे तुलसीदास, कंटेम्परेरी, समकालीन। और ये अलग बात है इनके दरबार से संबंधित नहीं थे, नवरत्नों में शामिल नहीं हैं। मान सिंह ये अकबर के प्रधान सेनापति थे। उस समय सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था, प्रश्न पूछा गया है, मीर बख्शी। टोडरमल ये वित्त मंत्री हुआ करते थे और टोडरमल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये शेर शाह सूरी के दरबार से भी संबंधित थे। इन्होंने शेर शाह सूरी को भी अपनी सेवाएं दी थी और अकबर को भी। बहुत बड़े विद्वान थे। बीरबल अथवा महेश दास ये अब मल्टीपर्पज यूज होते थे, इनके बारे में कोई एक बात नहीं कह सकता मैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अकबर के सलाहकार भी थे, मंत्री भी थे। ये जो कॉमेडी विद कपिल आता है, जैसे कपिल का कुछ टैलेंट है वैसे इनका भी था, हंसाते रहते थे अकबर को, अकबर के लोगों को। लड़ने भी जाते थे सेना में, तो कई तरह के कार्य बीरबल करते थे, अकबर के बहुत खास थे। इनका नाम महेश दास था। एक थे मुल्ला दो प्याजा, नवरत्नों में हैं। तो इनको खाने के साथ दो प्याज बहुत पसंद थी, तो ये खाने के साथ जो है दो प्याज लेते थे, तो इनका नाम ही पड़ गया मुल्ला दो प्याजा, है ना। तो मुल्ला दो प्याजा इनका नाम था। कोई पूछ रहा है कादीपुर में आपका घर कहाँ है? अच्छा पंडेला गांव है बेटा, पंडेला गांव है। बिजथुआ हनुमान जी ने जहां पर काली नेमी राक्षस को मारा था, बिजथुआ कहा जाता है। ये हमारे घर के पास ही है, यानी हम लोगों की साइड ही है। ये कादीपुर क्षेत्र, सूरापुर क्षेत्र में लगाता है, तो उधर ही पड़ता है। कादीपुर से कुछ ही दूरी पर पंडेला गांव। बहरहाल अभी ये परिचय जानने की जगह नहीं है, यहाँ पर पढ़िए, नहीं तो ये अकबर और जहांगीर जैसे लोगों की आत्मा नाराज हो जाएगी कि हमारे बारे में बताते बताते ये टीचर अपने बारे में क्यों बता रहा है। तो छोड़िए, अभी ये चर्चा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये हाँ मुल्ला दो प्याजा, तो ये अकबर का रसोइया था। मुझे लगता है उस समय पर हो सकता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया रहा हो यह व्यक्ति, तो अकबर का भोजन यही बनाता था। अब जाहिर सी बात है बहुत टेस्टी बनाते रहे होंगे। एक और हैं हकीम हमाम, ये वैद्य हुआ करते थे, ये वैद्य हुआ करते थे। अच्छा, एक नाम और है तानसेन, तानसेन अथवा राम तनु पांडे। ये भी अकबर के नवरत्नों में ही से ही थे। और मैं आपको बता दूं इनके बारे में, ये कहा जाता है जब ये गाते थे तो मौसम साफ होता तो बादल घिर जाते थे, और अगर बादल बहुत ज्यादा होता तो पानी बरसने लगता, और अगर पानी बहुत ज्यादा बरस गया तो पानी तक में आग लग जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कैसा गाते रहे होंगे। यद्यपि एक बार सुन करके तो नहीं लगता कि ऐसा होता रहा होगा, बट मुझे तो लगता है बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैं आपको सैकड़ों वर्ष पुरानी बातें बता रहा हूं। अभी आज देख लो, 15 20 25 वर्ष पहले अगर भारत के गायक दिल लगा करके गा देते थे तो मौसम बारिश वाला हो या ना हो, पानी बरसे या ना बरसे, आंखें जरूर बरस जाती थी। कितने अच्छे गाने लिखे जाते थे, मेरे नैना सावन भादों। बारिश के मौसम के साथ साथ दिल का क्या मौसम था उस टाइम पर, सब व्याख्या कर देते थे गायक। और ऐसा गाते थे कि सामने वाला इमोशनल हो जाए। आज 15 20 25 सालों में आप अंतर देखो, वर्तमान समय में ऐसा कोई गाना ही नहीं कि सुन करके किसी की आंखें बरस जाएं। हाँ, यदि आपके पास समय है तो सामने वाले का इमोशन समझ लो आप। सुन रहा है तू,
रो रहा हूं मैं, इस तरीके से आप सामने वाले का इमोशन समझ लो। गाना सुन करके आपका दिल या आपकी आंखें नहीं भीगेंगी। यदि 15, 20, 25 सालों में ये अंतर है तो 400-500 साल पहले क्यों नहीं हो सकता था? और मैं आपको बता दूं, रामतनु पांडे के गुरु वास्तव में इनके गुरु थे हरिदास। ये इनसे भी बड़े गायक थे। मैं वृंदावन गया था घूमने के लिए, अक्सर जाता हूँ। दिल्ली के पास वही एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत सुकून है। पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो बीच बीच में वृंदावन जाना होता है। और वहां पर लोग बताते हैं कि एक बार हरिदास ने इतना दिल लगा करके गाया, ऐसा गाया कि वहां पर जमीन के अंदर से श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। वर्तमान समय में मूर्ति भी है वहां पर और हरिदास जी वहीं पर दफनाए गए। तो इस तरीके से आप लोगों के कमेंट बड़ी तेजी से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ लोग तो अटेंडेंस दे रहे हैं, कुछ लोग अटेंडेंस दे रहे हैं और आज सभी लोग ठीक है अपनी-अपनी अपना-अपना जो है होम टाउन लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने भी अपना होम टाउन बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में हरिदास तानसेन के गुरु थे, तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अच्छा, कुछ और बातें आगे बढ़ते हुए, अकबर जो है अकबर जो है 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई, बीमार था। अकबर की मृत्यु हो गई, वो बीमार था और बीमार क्या, जहांगीर की हरकतों से आवश्यकता से ज्यादा बीमार था। लास्ट टाइम पर इन्हें पेचिस पड़ रहा था, ये परेशान थे, बीमार थे। जहांगीर की हरकतें बहुत खराब थीं, अकबर के कई प्रिय लोगों को जहांगीर ने मरवा दिया। लास्ट टाइम पर अकबर के पास कोई चारा नहीं था, इकलौता बेटा यही बचा था अकबर का। तो अकबर ने इसको बुला करके इसको शासक बना दिया और लास्ट में मर गए। यहीं आगरा के पास सिकंदरा है, आगरा के पास है सिकंदरा, और सिकंदरा में ही अकबर की कब्र है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो अकबर के बारे में मैंने आपको समझाया, बहुत डिटेल से समझाया। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग क्लियर सब कुछ समझ चुके होंगे। और अब बात आगे, जहांगीर जो अकबर का पुत्र था, है ना, अब उसके बारे में पढ़िए। सभी लोग मेंटली प्रेजेंट हो तो एक बार यस लिख दें। मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने चल रहा हूं। मेंटली प्रेजेंट हो तो एक बार यस लिख दें। ठीक है, सभी लोग मेंटली प्रेजेंट हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग तेजी से यस लिखते हैं और कमेंट आपके समय से आ जाते हैं, तो क्लास लेट नहीं हो पाती मेरी, समय बच जाता है मेरा भी आपका भी। तो जहांगीर जो है दरअसल अकबर को बेटा हो ही नहीं रहा था। तो यही फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह है सूफी संत की, शेख सलीम चिश्ती की। तो अकबर बार बार जाते थे शेख सलीम चिश्ती से बेटा मांगने। जब कई बार गए तो शेख सलीम चिश्ती को भी दया आ गई होगी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ। अकबर ने प्यार से बेटे का नाम ही रख दिया सलीम, सलीम चिश्ती के नाम पर। और प्यार से अकबर बुलाया करते थे सलीम को शेखू बाबा के नाम से। मैं आपको बता दूं, शेखू बाबा को बचपन में इतना प्यार मिल गया कि जिंदगी भर ये प्यार के लिए ही परेशान रहे और कुछ ज्यादा ही परेशान रहे। खुद भी परेशान रहे, पिता को भी परेशान किया, बाद में अपने लोगों को भी परेशान किया। यद्यपि इनकी कई शादियां हुई थी, लेकिन कब ये एक नई शादी के लिए इमोशनल धरना प्रदर्शन शुरू कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता था। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी अनारकली से शादी करना चाहते थे, शादी नहीं हो पाई। उसके बाद इनके पिताजी थे तो थोड़ा इन पर अंकुश था, शादी नहीं हो पाई। पर शासक बनने के बाद यदि ये कह दें कि इनसे शादी मुझे करनी है, तो ऐसे भी उदाहरण हैं कि पति पत्नी हैं, पति जीवित है, इन्होंने कहा मुझसे शादी करनी है, उस औरत से मुझे शादी करनी है। जब किसी ने कह दिया पति है उनका, तो इन्होंने बोला कि पति को मरवा करके फिर मेरे पास लाओ, शादी मैं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं नूरजहां की। नूरजहां के पति की हत्या करवा के, यद्यपि इस बात पर थोड़ा मतभेद है, बट ऐसा मिलता है कि नूरजहां के पति की हत्या करवाई इसने। और ऐसा नहीं था कि इनकी शादी नहीं हो रही थी या कोई समस्या थी, बहुत सी शादियां हुई थी, अच्छे अच्छे घरों में शादियां हुई थी। जैसे कि देखिए, इनकी शादी जगत गोसाई से हुई, कुछ लोग इन्हीं को जोधाबाई कहते हैं, मारवाड़ की राजकुमारी थी। मानबाई से शादी हुई, मानबाई से। मान सिंह की बहन थी, मेहरुन्निसा अथवा नूरजहां से शादी हुई। और इनकी हरकतें ऐसी थी कि इनकी हरकतों से इनकी पत्नी मानबाई ने आत्महत्या कर ली।
हरकतें ही ऐसी थी। एक बार ये जा रहे थे, आप लोगों को याद होंगी सलीमा बेगम, वही बैरम खान की पत्नी और बाद में अकबर की पत्नी। उनकी नौकरानी थी सेविका मेहरुन्निसा। वहीं पर ये मेहरुन्निसा को देख करके उधर ही रुक गए, अपने साथियों से बोला कि इनसे शादी करूंगा मैं। लोगों ने कहा शादीशुदा है सर, जहां देखो आप वहीं खड़े हो जाओगे, इनसे शादी करनी उनसे शादी करनी, सोच लिया करो। और हर बार ये ऐसी शादी का जिक्र करते थे जो इनके अस्तर का शादी ही नहीं होती थी, इनके अस्तर की शादी नहीं थी। कभी डांसर, कभी सेविका, इनकी शादी हुई नूरजहां से। और मैं आपको बताऊं, इस शादी के बाद इनकी जिंदगी ही बदल गई, जिंदगी ही बदल गई। अच्छा। आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा है जहांगीर के बारे में पढ़ और सुन करके। खैर ऐसा ही व्यक्ति था, तो आपको जो है क्यों आनंद नहीं आएगा। तो इस शादी के बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। मैं आपको बता दूँ, जब ये शादी हुई तो नूरजहाँ एक बहुत अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से तो नहीं, लेकिन विद्वान परिवार से बिलॉन्ग करती थी। मैं आपको बताऊं, जो नूरजहां के पिता हैं, उनका नाम था बच्चों गियास बेग, और गियास बेग को एतमातुद्दौला कहा जाता था। आज भी यहीं आगरा में एतमातुद्दौला का मकबरा है, सफेद संगमरमर से बना है, बेहद खूबसूरत है। इनकी माता है असमत बेगम। मैं आपको बता दूं, भारत में इत्र का आविष्कार करने वाली परफ्यूम यही हैं। तो आप समझ सकते हैं नूरजहां एक विद्वान परिवार से संबंधित थी। इनके भाई का नाम था आसफ खान, आसफ खान नाम था। इनकी भतीजी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें आप लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं। तो गजब का प्रतिभाशाली परिवार है ये। बेहद खूबसूरत लोग थे इस परिवार में, बेहद खूबसूरत लोग थे। मैं आपको बता दूं ये परिवार कुछ ऐसा था, ये परिवार कुछ ऐसा था। इस परिवार की नूरजहां के साथ शादी की जहांगीर ने, नूरजहां के साथ शादी की जहांगीर ने। बट आप इस परिवार की खासियत देखिए, विद्वता तो एक जगह, कई जगह पर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। यहाँ की कहानी देखो आप, इस परिवार में इतना इंटरेस्ट लिया मुगलों ने कि 1611 एडी में, 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी की जहांगीर ने। जहांगीर ने 1 साल के अंदर उसी परिवार में 1612 एडी में, उसी परिवार में मुमताज महल, जो नूरजहां की भतीजी थी, मुमताज महल से शादी की शाहजहां ने। मतलब 1 साल के अंदर एक ही परिवार में पिता पुत्र दोनों सेट हो गए। आज के बाद पिता अपने आप में मस्त है, बेटा अपने आप में व्यस्त था। और आपको मैं इसकी व्यस्तता दिखाता हूं, जो कि मुमताज महल से शादी किया शाहजहां, 1612 में शादी किया, 1614 में पहली बच्ची हुई थी इन दोनों से, जहानारा। 1615 में दारा नाम का बेटा, 16 में सुजा नाम का बेटा, 17 में रोशन आरा, 18 में औरंगजेब, 19, 20। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल मर नहीं गई। तो आप समझ पा रहे हो कितना प्यार था मुमताज महल से शाहजहां को। बहरहाल मैं इस इमोशनल पॉइंट में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही परिवार में पिता पुत्र दोनों सेट हो गए। एक बात और, जहांगीर लापरवाह था, शासन पर बहुत फोकस नहीं करता था। और नूरजहां बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला, बहुत ही प्रतिभाशाली महिला। आज के बाद नूरजहां ने जहांगीर के साथ शासन करना शुरू किया। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी मुगल महिला थी जो मुगल शासन में हाथ बटाती थी? वो नूरजहां है। यहां तक कि नूरजहां ने अपना एक गुट बनवा दिया, अपना एक गुट बनवा दिया नूरजहां ने, और वही गुट आज के बाद कार्य करता था। देखो, नूरजहां जो है, नूरजहां राजनीति में भाग लेती थी, जहांगीर से शादी हुई। इनके पति का नाम शेर अफगन, बेटी का नाम लाडली बेगम था। अच्छा बेटा, एक बात और ध्यान देना, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर फास्ट पढ़ाते हैं, कोई समस्या नहीं, सर लिखाते नहीं हैं। देखो, जो मैं समझाता हूं, यदि उतना ही लिखवाऊं तो जितना समझाता हूं उतना टाइम और लगेगा।
तो मैं ये चाहता हूं कि जब उतना समय लगाना ही है तो ये, क्योंकि वीडियो आपके पास फ्री में पड़ा हुआ है, तो आप लोग दोबारा वीडियो ओपन किया करिए और फिर नोट करते रहिए। जब मैं पढ़ाऊं तो समझ लीजिए, बस समय उतना ही लगेगा, बल्कि समय थोड़ा सा बच जाएगा, टीचर्स का समय बच जाएगा। कम समय में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाना है, एग्जाम सर पे है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूं, नहीं तो साथ ही साथ आपको नोट करा दिया करता है ना। तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में इनकी बेटी थी लाडली बेगम, तो नूरजहां का जो गुट था उसमें नूरजहां थी, इनके पिता गियास बेग, भाई आसफ खान, माता असमत बेगम, मतलब पूरा मायका भरा पड़ा है। आज के बाद पूरे मायके की किस्मत चमक गई। सब के सब समझ लीजिए मुगलों के स्थान पर पावर का यूज कर रहे हैं। खैर मुगल ही है, मुगलों के संबंधी हैं तो। और खुर्रम यानी कि शाहजहां, ये नूरजहां का गुट है। और यही गुट आज के बाद सक्रिय राजनीति में शामिल था, सक्रिय राजनीति में शामिल था। एक और बात, जो मान बाई थी, मान सिंह की बहन, मान बाई के बेटे का नाम था खुसरो। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मान बाई के पुत्र का नाम था खुसरो। तो जो मान सिंह थे अकबर के सेनापति, साथ ही साथ सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, ऐसे लोगों ने प्रयास किया कि जहांगीर तो नाकारा है, क्यों ना एक कार्य किया जाए, खुसरो को शासक बना दिया जाए। खुसरो ने विद्रोह कर दिया अपने पिता से शासक बनने के लिए। फाइनली खुसरो को हराया गया, उसे अंधा कराया गया, आंख निकाल दी गई, बाद में शाहजहां ने उसको मार डाला। लेकिन यह करने के क्रम में इस बार जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाना मुगलों के लिए एक नाव में छेद होने के बराबर है। और वह छेद तब हुआ जब नाव बीच समुद्र में हो। सिखों को अपने साइड मिला करके अकबर ने अपने आप को स्ट्रांग किया था। आज सिखों के पांचवें गुरु की हत्या करके मुगलों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। और आने वाले समय में आप देखना, ये मुगलों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा, बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। तो कहने का आशय ये है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि बताएं आप कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने। किस नंबर के गुरु थे ये? तो 5वें नंबर के गुरु थे जहांगीर। वैसे तो धार्मिक रूप से उदारता दिखाता था। यह व्यक्ति रक्षाबंधन के त्योहार को मनाया, श्रीकांत नाम के व्यक्ति को हिंदुओं का जज बनाया। इस व्यक्ति ने न्याय की जंजीर तक बनवाई थी कि मैं न्याय के कार्य बहुत अच्छे से करूंगा। लेकिन कुछ जगह पर कुछ कार्य ऐसे कर दिए जो इसके ऊपर भारी पड़ेंगे। एक बात और, क्योंकि जहांगीर के साथ साथ नूरजहां शासन कार्यों में हिस्सा लेती थी, शासन कार्यों में हिस्सा लेती थी, तो हाँ, शासन कार्यों में हिस्सा लेती थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि नूरजहां के प्रयास से ही, आपको याद होगा मैंने कहा था अकबर चित्तौड़ के लोगों को हरा नहीं पाया, हरा भी नहीं सकता था, वो चित्तौड़ है। मैं आपको बताऊं, चित्तौड़ में एक ही शासक हुआ है जिसको थोड़ा बहुत नाकारा कह सकते हो आप, और वो थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह तो फिर भी थोड़ा सा कमजोर निकल गए, थोड़ा सा ही। लेकिन बाकी चित्तौड़ का इतिहास ऐसा है कि एक से बढ़कर एक राजपूत शासक हुए हैं वहां पर। आप उन्हें लड़के नहीं हरा सकते थे। आप एक राजपूत को मारोगे, वो फिर 10 तैयार होके आएंगे और आपसे बदला लेंगे। लेकिन नूरजहां के प्रयासों से बार बार लड़ाई हो रही थी, बार बार लड़ाई हो रही थी चित्तौड़ से मुगलों की। 1605 ईस्वी में परवेज को भेजा अटैक करने जहांगीर ने, 1608 ईस्वी में अब्दुल्ला खान को, 9 में महावत खान को, 1611 ईस्वी में राजा बसु को भेजा गया, 1613 ईस्वी में खुर्रम को भेजा गया। शाहजहां को लड़ाई हो रही थी। फाइनली नूरजहां के प्रयासों से 1615 ईस्वी में चित्तौड़ के साथ संधि हो गई मुगलों की। उस समय राणा अमर सिंह शासक थे और इन्हीं के बेटे बेटे हुआ करते थे करण सिंह। करण सिंह ने अमर सिंह को समझाया कि क्यों ना मुगलों से दोस्ती कर ली जाए। ऑफर सामने वाले की तरफ से आया था, मुगलों की तरफ से। करण सिंह का मानना था कि यदि हमारे शर्तों पर मुगल हमसे समझौता कर लें तो समझौता करने में क्या परेशानी है। राजपूतों ने अपनी शर्त रखी कि हमारे यहाँ की परिवार की कोई भी महिला आपके यहाँ ब्याही नहीं जाएगी,
हमारे सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमारी शर्तों पर अगर दोस्ती करनी है तो कर सकते हो, अधीन नहीं रहेंगे हम। इस बार नूरजहां का प्रयास था, जहांगीर भी मान गया। चित्तौड़ के साथ मुगलों की संधि हो गई। बहुत बड़ी सफलता है अपने आप में ये। फिर भी राणा करण सिंह, अमर सिंह के पिताजी महाराणा प्रताप लंबे समय तक स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किए हुए थे, तो अमर सिंह को इतनी भी बात अच्छी नहीं लगी। पुत्र के कहने पर मान तो गए, बट बाकी का समय उन्होंने, अब समझ लीजिए, राजनीति से संन्यास ले लिया। पुत्र को सिंहासन दे दिया, चले गए जंगल में, वहीं पर एकांत में अपना पूरा जीवन व्यतीत किए। रही बात चित्तौड़ के राजपूतों की, करण सिंह जब राजपूत महल, ये मुगलों के महल में जाते थे, नूरजहां, जहांगीर अपने बगल इनको सिंहासन देते थे। स्वयं नूरजहां ने बहुत से पुरस्कार, बहुत सम्मान राणा करण सिंह को दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी जीत है ये, बहुत बड़ी जीत है ये। अच्छा, प्रियंका जी लिख रही हैं, सर आपने बताया था कि चैन ऑफ जस्टिस इल्तुतमिश ने बनवाया था। बेटा, इल्तुतमिश ने बनवाया था, बट इसका ये मतलब नहीं कि फिर दूसरा कोई नहीं बनवा सकता। इल्तुतमिश ने बनवाया था सल्तनत काल में, जहांगीर ने बनवाया मुगल काल में, इतना ही अंतर है। वहां भी मैंने सही पॉइंट बोला था और यहां भी बोल रहा हूं। सूरज श्रीवास्तव जी एक बहुत विवादित प्रश्न कर रहे हैं यद्यपि विवादित नहीं भी है। प्रश्न है, सर अकबर और जोधा में क्या संबंध था? भाई पत्नी थी जोधाबाई अकबर की। ये ऐसा संबंध है, अब इसके बारे में क्या व्याख्या करूं मैं। सर आपका माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम सहज सरल, अच्छा माइंड ब्लोविंग क्लास। मैं भी आप जैसे बन पाऊँ इतने अच्छे से बिना नाराज हुए पढ़ाते हैं। अच्छा बेटा आप लोगों के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं हम लोग कि आप लोग अच्छे से समझें। आप जानते हैं जब स्टूडेंट सफल होते हैं तो शिक्षक की भी सफलता होती है, जुड़ी, आपकी सफलता में हमारी सफलता जुड़ी हुई है। तो आप लोगों से नाराज होने का मतलब ही नहीं बनता। आप लोगों की सफलता के लिए हम लोग बहुत कूल होकर के पढ़ाना पसंद करते हैं, जिससे कोई भी डाउट आपका हो तो आप हमसे प्रश्न कर सके, कोई समस्या आपके साथ ना हो, जिससे आप लोग एग्जाम हॉल में बेहतरीन प्रदर्शन करके रिकॉर्ड कायम करें। तभी तो बोलेंगे कि रवि सर ने हमें पढ़ाया था, या हमारे इन गुरुजनों का योगदान रहा हमारी सफलता में, है ना। तो नहीं बेटा, मैं समोदपुर से नहीं पढ़ा हूँ। मैंने साकेत कॉलेज अयोध्या से पढ़ाई की थी, उसके बाद प्रयागराज में कुछ दिनों तक रहा। फिर मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में ही रहा कई सालों तक, और अभी भी हूँ। तो यहीं पर मैंने तैयारी की थी यूपीएससी की, और उसके बाद जो है यहीं पर पढ़ाता भी हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि जहांगीर जो है उसके समय में चित्तौड़ के साथ संधि हो गई, तो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है ये, बहुत बड़ी सफलता है। इस समय चित्तौड़ के शासक जो है के बारे में मैंने बताया। अच्छा, एक और युद्ध हुआ साउथ इंडिया में, अहमदनगर, अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर, इससे मुगलों का युद्ध हुआ। और एक प्रॉब्लम और इनके समय में हुई 1622 ईस्वी में, कंधार जो कि अफगानिस्तान में था, ये मुगलों के हाथ से निकल गया। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कंधार है उसका बड़ा महत्व था, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं, अफगानिस्तान में पहली सुरक्षा पंक्ति थी भारत की, कंधार काबुल साइड। उसके आगे बढ़ने पर दूसरी सुरक्षा पंक्ति थी सिंधु नदी। उसके आगे बढ़ने पर तीसरी सुरक्षा पंक्ति जो है पाकिस्तान में और थी, लाहौर के आसपास के क्षेत्रों में। और उसके आगे चौथी सुरक्षा पंक्ति पानीपत थी। यदि चारों सुरक्षा पंक्ति टूट गई तो फिर दिल्ली पर किसी दुश्मन का कंट्रोल हो जाता था। मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। तो आगे बढ़ता हूं। जहांगीर ने शराब और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पुर्तगालियों ने पहली बार तंबाकू का प्रचलन किया था भारत में, जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, जहांगीर ने अपने पिता से विद्रोह किया, और जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह किया, यानी कि जहांगीर से महावत खान नाम के सेनापति को भेज करके किसी तरीके से जहांगीर ने शाहजहां को हरवाया। और शाहजहां जब हारा, तो जैसा कि मैंने कहा था कि शाहजहां के पास बाल बच्चों की कमी तो थी नहीं, बहुत से बच्चे थे। तो शाहजहां ने अपनी जान बख्शने के लिए अपने दो बेटों
दारा शिको और औरंगजेब को जहांगीर के पास भेज दिया कि जाओ सिक्योरिटी के तौर पे इनको ले जाओ, मैं अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगा वरना मेरा। अब मामला क्लियर ही कर देना आप। लेकिन बाल बच्चे अधिक होने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी के तौर पे रखते जाओ लोगों के पास। मुझे लगता है कि बाद में ये बात एक बच्चे को बहुत बुरी लग गई थी। औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल करके शासन सत्ता हासिल की और इतनी बुरी तरीके से जेल में रखता था कि पानी तक पीने को नसीब नहीं होने देता था शाहजहां को। तो आने वाले समय में शाहजहां का एक बेटा बहुत ही खतरनाक निकलने वाला है। तो जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। अकबर के द्वारा जो कुछ इसको मिला था, इसका बेहतरीन जो कार्य है, कम से कम अकबर का साम्राज्य कंट्रोल करके रखा, टूटने नहीं दिया। ये समझ लो इसके श्रेष्ठ कार्यों में से है। यह व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है जिसका नाम है तुजो के जहांगीरी। यह व्यक्ति पेंटिंग बहुत पसंद करता था, पेंटिंग बहुत पसंद करता था। इसके दरबार में भी कई सारे चित्रकार रहा करते थे। मैं बात करूंगा, बट एक बार आप लोग क्लियर कर दें, कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो तो प्रश्न करें। बिल्कुल वीरेश चौधरी जी, बिल्कुल रहा होगा। कोई कंफ्यूजन? कछवाहों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? सौरभ तिवारी जी, इस पर मैंने चर्चा की थी वैसे, है ना? तो मैंने कहा था कि राजपूतों की मजबूरी तो नहीं समझ में आती, वो सम्मान से समझौता नहीं करते थे। अब ये है कि हो सकता है कि थोड़ा-सा कुछ लोग खुद को ओपन माइंडेड दिखाने का प्रयास करते हैं। तो राजा भारमल को लगा हो कि कोई नहीं, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए, शांति बनी रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उनको लगा होगा, इसलिए शादी की होगी, मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर रहा होगा। कृष्णा सिंह जी, अच्छा आप नए हैं, कोई बात नहीं। मेरा फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अभ्युदय योजना में पहली क्लास पढ़ाई है, वहाँ से आप देखना शुरू करो, तभी मेरे द्वारा पढ़ाया गया इतिहास आप समझ पाओगे। बीच में से मेरा लेक्चर समझना बहुत ही कठिन कार्य होता है और मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई स्टूडेंट पढ़े और फिर ये कहे कि सर टफ पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप सही तरीके से पढ़ो, स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर पढ़ो, आपको इतिहास कठिन नहीं लगेगा। देखो बेटा, पेंटिंग तो पेंटर तो बाबर के समय में भी इजाद भारत आया था, हुमायूं के समय में भी चित्रकार थे, अकबर के समय में भी थे, पर सबसे ज्यादा चित्रकारी का विकास जहांगीर के समय में हुआ था। समझिए, चित्रकारी का स्वर्ण काल था, सबसे ज्यादा चित्रकार इसी के समय में थे। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। सुमी यादव जी का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अफीम का सेवन करने वाला शासक कौन था? अब ये मैं कैसे बताऊं, और ना तो उस समय ऐसा कोई पैमाना रहा होगा। वैसे हुमायूं का नाम जोड़ा जाता है, हुमायूं अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। कृष्णा जी, मेरा लेक्चर समझने के लिए आपको बुक की आवश्यकता नहीं है। मेरा लेक्चर पढ़ करके उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ें, सब बुक समझ में आएगी। पहले मेरा लेक्चर पढ़ें, फिर कोई भी बुक पढ़ें, आपको हर बुक समझ में आएगी, है ना? तो ऐसा करें आप। अच्छा प्रिंस जी, ज्योति वर्मा जी लिख रहे हैं, सर हम 20 से पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। मुझे पता है आप लोग प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन फर्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू कर दो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेटा, मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ाता, मैं पहले आपकी समझ विकसित करता हूँ, आपको समझने के योग्य बनाता हूँ, तब पढ़ाता हूँ। और वो कार्य मैं स्टार्टिंग में करता हूँ। तो जब आप फर्स्ट लेक्चर मेरा देखोगे तो समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल, अफीम के नशे की वजह से ही गिर के मरा था वो। आशुतोष उपाध्याय जी, सही लिख रहे हैं आप। अकबर महान था या अशोक? दोनों महान थे। दोनों में ज्यादा महान कौन था? तो अशोक महान था। आईएएस पवन जी लिख रहे हैं, हमें अच्छे से आता है समझ में। तो आप स्टार्टिंग से बने हुए हैं। मैं आपको प्रत्येक लेक्चर मुझे लगता है आपको देखा हूँ कमेंट करते हुए। सर लेक्चर से नोट बनाना सफिशिएंट होगा या
बुक लेनी पड़ेगी। देखो वैसे तो जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा घटना चक्र का प्रीवियस ईयर सॉल्व करो आप। जो क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसे पढ़ो, फिर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम सामने है, इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे। यदि इस बार कोई एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा और इतना पढ़ने के बाद उसे लगता है कुछ और जानना है, तो किरण कॉम्पिटिशन की बुक ले लेना आप हिस्ट्री की। सौरभ जी लिख रहे हैं आपके स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखने पर हिस्ट्री से नफ़रत करने वाला भी हिस्ट्री से प्रेम करने लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ तिवारी जी। मैं ऐसे ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मुझे बिल्कुल बुरा लगता है मेरे सामने कोई बोल दे कि इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। दरअसल ये सेंटेंस सुन-सुन कर बड़ा हुआ हूँ मैं। जब मैंने इतिहास पढ़ाना शुरू किया तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज, इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दूँगा मैं और आज तक वही करता रहता हूँ। तो आप लोग समझते हैं इस बात को, ये जानकर खुशी हुई। सर सिर्फ लेक्चर सुनकर पीटी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बट बेटा मैं और पढ़ने के लिए क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ प्रीवियस ईयर ही तो बोल रहा हूँ। आपके पास हथियार है और उसे चलाने की कला ही ना हो, तो हथियार होने का मतलब क्या है? और जो हथियार आपको यूज़ करना है, वो तब पता चलेगा यूज़ कैसे करते हैं जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे। मैंने अकबर पढ़ा दिया, एक बार आप प्रीवियस ईयर देख डालो कि 20 साल से सारे स्टेट पीसीएस, आईएएस में कितने प्रश्न अकबर से आए हैं, आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे प्रश्न आते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं, अकबर गाजी की उपाधि नहीं धारण करता था, धार्मिक रूप से कट्टर नहीं है वो। सिर्फ लेक्चर, अच्छा, आपके स्टार्टिंग से सारे लेक्चर, अच्छा हो गया। प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा, देखिए मैनेजमेंट से बोलिएगा, तो वो ऐसा कर देंगे अगर नहीं होगा तो। आकांक्षा जी थैंक यू। क्या सर महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल के बारे में बुक नहीं लिखवाया था? लाइक मुगल एंड अदर। भारत के लोग अपने बारे में अपनी प्रशंसा में बुक्स लिखवाना कम पसंद करते थे, ऐसा विदेशी शासक ज़्यादा करते थे। और जो कुछ लिखा भी जाता था भारतीयों द्वारा, लोग उसे मानते कहाँ थे? उसको माना ही नहीं जाता था। देखो जिसका शासन होता है, जो वो चाहेगा वही होगा। जो वो लिखवाना चाहेगा वही लिखा जाएगा। जो वो नहीं चाहेगा कि लिखा या पढ़ा जाए, वो नहीं पढ़ा जाएगा। शासनकाल अकबर का है तो अकबर की प्रशंसा में किताबें लिखी भी गई तो पढ़ेगा कौन? और पढ़ने देगा कौन? ये समस्याएँ होती थी। आप किरर की बुक पढ़ चुके हैं, फिर तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बेटा। पढ़ो उतना जितना माइंड में कमांड करके एग्ज़ाम हॉल तक जा सको। इतना मत पढ़ जाओ कि लास्ट टाइम पर रिवाइज़ करने के लिए भी आपके पास समय कम पड़ जाए और आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाएँ और बी, सी, डी ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होते रहें। ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अच्छा कृष्णा सिंह जी। हाँ, हिस्ट्री बहुत अच्छा विषय है। आकांक्षा मौर्य जी थैंक यू। दीपिका चौबे जी धन्यवाद। आकांक्षा जी लिख रही हैं, अर्चना जी लिख रही हैं, गाजी मीन्स क्या होता है? जो गैर मुसलमानों का सर काट के उनका ढेर लगा दे, उनकी मीनारें बनवा दे, ऐसे मुस्लिम शासक को गाजी कहा जाता था। बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी खानवा युद्ध के बाद। बेटा मेडिवल हिस्ट्री खत्म करने के बाद एंशिएंट हिस्ट्री में जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं वो पढ़ाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल, मेरे लेक्चर से नोट्स बना सकते हैं आप। आईएएस विक्रांत सिंह जी थैंक यू। सनी मौर्य जी लिख रहे हैं, गुरुदेव आगे पढ़ाएं, माहौल बना है मस्त। अच्छा ठीक है, शुरू करता हूँ मैं। ये तो मैं आपके कुछ डाउट लेने लगा था। नीरज शर्मा जी धन्यवाद। दीपिका जी थैंक यू। हाँ बिल्कुल सूरज जी, अब कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए, हाँ नेट की समस्या तो होती है। ऑनलाइन क्लास में तो ये दिक्कत थोड़ी-सी रहती है। रिफ़ा, चलिए
आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के जो डाउट थे, मुझे लगता है डाउट क्या थे, आप लोगों के डाउट तो देखने को मिले ही नहीं। बस आप लोगों का जो कमेंट है वो देख के इतना ही समझ में आया कि आप इतिहास को एन्जॉय कर रहे हैं। तो चलिए, मेरी मेहनत सार्थक हो रही है और आप लोग की भी मेहनत सार्थक हो जाएगी। एग्ज़ाम के बाद ये आप लोग को एहसास हो जाएगा। मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तोजो के जहाँगीरी। जहाँगीर के दरबार में बहुत से चित्रकार रहा करते थे, जैसे कि बिशन दास, फारूक बेग, आका रिजा खान, ख्वाजा मंसूर। ख्वाजा मंसूर को नादिर उल अस्र कहा जाता था। बहुत बड़े चित्रकार थे ये। मैं आपको बताऊं, ख्वाजा मंसूर जो हैं, ये बंगाल का अनोखा पुष्प बनाते हैं। बंगाल का अनोखा पुष्प, साइबेरिया का सारस बनाते हैं, है ना। ये पशु पक्षियों के बहुत बड़े चित्रकार थे। बहुत बड़े चित्रकार थे। पशु पक्षियों के बहुत बड़े चित्रकार थे ख्वाजा मंसूर। तो जहांगीर के समय में चित्रकार थे ये। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में और जहांगीर की मृत्यु के बाद इनका मकबरा नूरजहां ने बनवाया। इनका मकबरा नूरजहां ने बनवाया और नूरजहां ने इनका मकबरा लाहौर में बनवाया हुआ है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर है। अब जैसे ऑप्शन में दे दिया कि अकबर नाम दे दिया, हुमायूं नाम दे दिया, जहांगीर का नाम दे दिया, शाहजहां का। तो जहांगीर का भारत के बाहर है, क्योंकि शाहजहां को तो नूर मुमताज महल के साथ ही दफनाया गया है ये ताजमहल में। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अब जिस शासक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है वो है शाहजहां। थोड़ी देर पहले इन्हीं की प्रशंसा कर रहा था मैं। बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान। 1612 ईस्वी में शाहजहां की शादी मुमताज महल से हुई। 1614 में जहां नारा नाम की बेटी का जन्म हुआ। 15 में दारा शिकोह नाम के बेटे का जन्म हुआ। 16 में शाह सुजा नाम के बेटे का जन्म हुआ। शाह सुजा नाम के बेटे का जन्म हुआ 16 में। 17 में रोशन आरा। देखो जितने नाम के आगे आरा लगा हुआ है वो सब बेटियां हैं, अन्य बेटे हैं। तो रोशन आरा का जन्म हुआ। 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ। 1614 में मुराद बख्श का जन्म हुआ और 1631 में गौहन आरा का जन्म हुआ। और इन्हीं के जन्म के समय पर मुमताज महल की मृत्यु हो गई। मुमताज महल की मृत्यु हो गई। एक बात आप लोग नोटिस करें, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। क्या है कि शाहजहां की व्यस्तता से आप परिचित हो गए हैं। आपको अच्छे से पता है वो बहुत बिजी इंसान था। मुमताज महल के मरने के बाद शाहजहां ने लंबे समय तक ताजमहल बनवाने में अपना समय दिया था। अपना समय ताजमहल बनवाने में दिया था। ज्योति वर्मा जी, देखो एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसको पढ़िए। उसके अलावा कुछ पढ़ने का मन करता है तो किरण कंपटीशन की बुक पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या है कि शाहजहां तो व्यस्त है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से शाहजहां के पास बाल बच्चों की कोई कमी नहीं थी। आपको यह भी पता है, आज के माता पिता बच्चों का ध्यान 24-25 साल तक रखते हैं, फिर ये समझते हैं कि चलो हमारा बच्चा अब अपने पैर पे खड़ा होकर कुछ कर सकता है। मुगलों के बच्चे तो 10-11 साल की उम्र में ही जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाते थे। 11 साल की उम्र में बाबर शासक बन गया था। 11 साल की उम्र में गजनी लाहौर का गवर्नर था अकबर। जब शाहजहां शासक बना, देखिए 1627 में शाहजहां शासक बना। 1614 में इसको पहली बेटी हुई थी जहानारा। 15 में दारा नाम का बेटा हुआ। अब सोचिए 1627 में इसका बड़ा बेटा 12 साल का होगा और अन्य बच्चे भी धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे। तो क्या हुआ कि शाहजहां स्वयं तो आगरा में बैठता था, इधर या स्वयं तो आगरा में बैठता था, लेकिन अपनी एक बेटे को इसने बंगाल में नियुक्त किया और उस बेटे का नाम हुआ करता था शाह सुजा। ध्यान से सुनो आप। एक बेटे को इसने गुजरात में नियुक्त किया। इस बेटे का नाम हुआ करता था मुराद बख्श। मुराद बख्श। एक बेटे को इसने आगरा में अपने पास रखा और उस बच्चे का नाम था दारा शिकोह। ये दारा शिकोह थे। और एक बेटे को इसने साउथ इंडिया में भेजा, जहां पर बहुत चुनौती रहती थी, लोग विद्रोह करते रहते थे। और वह बच्चा है इनका सबसे खतरनाक बेटा औरंगजेब। आपको नहीं लगता है कि चारों तरफ से इसने अपने साम्राज्य को
सुरक्षित करने का प्रयास किया। यदि पाकिस्तान साइड से कोई अटैक होता है तो गुजरात वाला बेटा संभाल लेगा, बंगाल में कोई विद्रोह होता है तो बंगाल का बेटा संभाल लेगा, जो बंगाल का गवर्नर है। साउथ इंडिया पर कंट्रोल करके साम्राज्य बढ़ाने का यदि पॉसिबल हो तो कर सकता है औरंगजेब, और इधर आगरा और आसपास के क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभालेगा दारा शिकोह। अब शाहजहां निश्चिंत रह सकता है कि नहीं, आसानी से अपने कार्य कर सकता है कि नहीं, और वही इसने किया। यह व्यक्ति अपने पास जो समय था, जो कुछ समय इसके पास बचता था, उसी समय में इस व्यक्ति ने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाने के प्रयास किए, जैसे कि आगरा का ताजमहल, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने ही बनवाई। तत्पश्चात इसने आगरा से कैपिटल ट्रांसफर करके दिल्ली कर लिया। शाहजहां ने ही राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली से आगरा राजधानी कौन ले गया था? कमेंट करके बताएं। ज्योति वर्मा जी 6 to 12 अगर एनसीईआरटी ना पढ़ें तो आप 9 to 12 पढ़ लें, 9 से 12 तक। ओल्ड एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री की है, और 11th और 12th की एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की है, तो सफिशिएंट हो जाएगा। मुझे लगता है पुराने जो लेक्चर हैं वो आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे, वहां से रिपीट करके देख नहीं रहे, या नोट्स नहीं रिवाइज कर रहे। अभी तक एक कमेंट कुछ हद तक सही आया है बस। अच्छा ठीक है, एक कमेंट जो कुछ हद तक सही था वो सही हो गया। सौरभ जी लिख रहे हैं कि सर सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी और राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था। अब जो शाहजहां है इसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, और आज के बाद इस व्यक्ति ने दिल्ली में भी कई सारे निर्माण के कार्य करवाए। मैं आपको बता रहा हूं इसने निर्माण के कौन कौन से कार्य किए, इसने निर्माण के कौन कौन से कार्य किए। देखिए, इसके निर्माण के कार्य बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इसने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई, और आगरा का ताजमहल तो बनवाया ही था, आगरा का ताजमहल तो बनवाया ही था, आगरा का ताजमहल बनवाया था। इसके बाद जो है इसने दिल्ली की जामा मस्जिद, जब दिल्ली राजधानी लाया तो दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला बनवाया, है ना, दिल्ली का लाल किला। और लाल किले के अंदर भी इसने दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, बहुत कुछ बनवाया। और इसी लाल किले में रखा था तख्त ए ताऊस, तख्त ए ताऊस। इसी तख्त ए ताऊस को कहते थे मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन शाहजहां ने ही बनवाया था। मयूर सिंहासन बनाने का श्रेय जो है वो बेबादल खान को था, ये बेबादल खान को था, बेबादल खान को। और मयूर सिंहासन में ही जड़ा हुआ था कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। चलिए मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करने चल रहा हूं। देखो वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री से है, बट यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपको बताना, तो आपसे प्रश्न करने चल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। बताएं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ठीक है, शाहजहां। अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था।
अब मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा किसने छीना था? खैर ये तो मैंने भी पढ़ाया था कि रंगीला जो है उस पर नादिर शाह का अटैक हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने चर्चा किया होगा। उससे कोहिनूर हीरा छीना नादिर शाह ने। तो कोहिनूर हीरा तो चला गया। कोहिनूर हीरा फिर से भारत कैसे आया था? क्या कोई जानता है? कोहिनूर हीरा पुनः भारत कैसे आया था? नादिर शाह तो लूट के ले गया। कोहिनूर हीरा पुनः भारत कैसे आया? हाँ, रणजीत सिंह लाए थे। रणजीत सिंह को मिला था। बहुत अच्छे, आप लोग तो बहुत जानते हैं इतिहास के बारे में, बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा तो ये बताइए, रणजीत सिंह को मिला मतलब सिखों को मिल गया। किस सिख शासक से कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने छीना था? वर्तमान में ब्रिटेन में है। किस सिख शासक से कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने छीना? लास्ट क्वेश्चन है ये। किस सिख शासक से कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने छीना? हाँ, दिलीप सिंह से। रणजीत सिंह के बाद 4 सिख शासक हुए थे। खड्ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह लास्ट सिख शासक थे जो बाद में अंग्रेजों के मित्र बने और फिर ईसाई बन गए थे, क्रिश्चियन। तो उन्हीं से छीना गया था। तो इस तरह से जो समय बचा शाहजहां के पास, उसमें शाहजहां ने बहुत सारे निर्माण के कार्य करवाए। इसके अलावा शाहजहां के कुछ कार्य और भी हैं, ध्यान से समझ लीजिए। आपको याद होगा बलबन ने सिजदा और पैबोस व्यवस्था शुरू की थी, है ना? तो इसने बलबन द्वारा शुरू किया गया सिजदा पैबोस समाप्त कर दिया। एक बार इसने तीर्थ यात्रा कर लेना शुरू किया, पिलग्रिमेज टैक्स, बाद में उसको भी समाप्त कर दिया। आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि शाहजहां के समय में पुर्तगाली हुआ करते थे। पुर्तगालियों ने शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की सेविकाओं की इंसल्ट कर दी थी। शाहजहां बुरा मान गया और शाहजहां ने पुर्तगालियों को दंडित किया। बंगाल में हुगली एक जगह थी जो पुर्तगालियों के लूटपाट का केंद्र था और हुगली से पुर्तगालियों को निकाल दिया था शाहजहां ने। ये कुछ इसके कार्य हैं जो इसकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, है ना? इसके समय में सिख गुरु से भी टक्कर हुई। अब क्योंकि सिख गुरुओं को मरवाया था मुगलों ने, तो टक्कर होना स्वाभाविक था। गुरु हरगोबिंद सिंह थे सिखों के छठे गुरु। उनसे मुगलों की टक्कर शराब को लेकर के, एक बार बाज उड़ता हुआ मुगलों की सेना के पास चला गया, उसको लेकर के माहौल गर्म था। और एक बार नगर को लेकर के, 3 बार 3 मामले को लेकर के सिखों और मुगलों के बीच युद्ध की संभावना बनी थी। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह दिल्ली आगरा में था, शाह शुजा बंगाल का गवर्नर, मुराद बख्श जो है गुजरात का गवर्नर, औरंगजेब दक्षिण भारत का गवर्नर था। अब देखो क्या है कि शाहजहां के समय में मुझे आप लोगों को पढ़ाना है उत्तराधिकार का युद्ध। ये पहला ऐसा शासक है जिसके सामने इसके बच्चे शासक बनने के लिए लड़ मरेंगे। पहले भी बच्चे शासक बनने के लिए विद्रोह करते थे, पर ऐसा पहली बार है कि पिता जीवित है, बच्चे लड़ मरेंगे शासक बनने के लिए। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। एक बार क्लियर कर दें यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ बिल्कुल, अंतिम रूप से कांधार जो है शाहजहां के समय में निकला, मैं बात करूंगा। रेणु शर्मा जी का कमेंट है, कोई बताएगा कि मेडिवल हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस है मेंस में? बेटा ये तो मैं ही बता दूंगा, किसी और से जानने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो जो मेंस का सिलेबस है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, कल्चर है। तो कल्चर में मेडिवल हिस्ट्री का कुछ पोर्शन इंक्लूड है, इसके अलावा नहीं। मेडिवल हिस्ट्री का ज्यादा रोल पीटी में है, मेंस में कम है। हाँ बिल्कुल, राम प्रवेश जी बताएं क्या क्वेश्चन है?
क्या प्रश्न है आपका? किसी को कहीं से कोई डाउट? मध्यकालीन इतिहास में कला एवं संस्कृति का विकास तो हुआ ही। आप नहीं देख रहे, चित्रकला है, स्थापत्य कला है। अब जो कुछ शाहजहां करवा रहा है स्थापत्य कला है, जो कुछ ये इसने करवाया जहांगीर ने, उसके समय में चित्रकला का विकास हुआ। संगीत के बारे में आप देख रहे हैं, अकबर के समय में तानसेन, हरिदास जैसे लोग थे, तो यही तो कला है। ऐसे ही इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। हाँ, राम प्रवेश जी, नहीं, आपका जो कमेंट है उसमें कुछ सही है, कुछ गलत है। मैं कल जब औरंगजेब पढ़ाऊंगा, तो इस बात पर चर्चा करूंगा। आपका ऑप्शनल मैथ है तो मेंस में देखो, ऑप्शनल मैथ है तो वो तो एक अलग बात हो गई। जो जीएस होता है, जीएस में जो हिस्ट्री है मेंस में, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हिस्ट्री का मेंस में। तो हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से तो पीटी में ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए, क्रैश कोर्स तो हो ही जाएगा। मनसबदारी की व्याख्या तो मैंने की थी अकबर के समय पर। आशीष मिश्रा जी, चंदेल पाल राजपूत, ये सब तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादा पढ़े जाते हैं। एमपी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं भाग ले सकते? आप मध्य प्रदेश से हैं तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश भी आपका अपना है, भारत देश आपका अपना है। तो ये क्लास जो है अभी यूट्यूब पर फ्री रखी गई है, तो किसी स्टेट के बच्चे जो है इस क्लास को देख सकते हैं। वो दौर गुजर गया जब राज्य की अपनी अपनी इच्छा होती थी, अपना उद्देश्य, अपना स्वार्थ होता था। अब तो भारत भारत है ना, पूरा भारतवर्ष हम सभी का है, हम राज्यों से बंधे नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि आप मध्य प्रदेश से हैं तो क्लास नहीं ले सकते हैं। ऑप्शनल के बारे में मैं बात करूंगा। चलिए ठीक है बेटा, आज की क्लास में यहीं तक। मेरी क्लास है और मुझे जाना है अब। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।